नमस्कार छात्रों, जय सिया राम, राधे राधे। मैं हूँ शिखा और स्वागत है आपका शिखा संस्कृत क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे लिपि का भाग 2। इससे पहले मैं आपको जो भाग 1 है, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैं आपको इसका सामान्य परिचय, किसका, लिपि का सामान्य परिचय करवा चुकी हूँ। ठीक है, ये हमारा किस में है, यूनिट 9 में। यूजीसी किसके, यूजीसी नेट के इकाई 9 में हमारा ये टॉपिक है लिपि। ठीक है, सामान्य परिचय मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब आगे हम इसमें देखेंगे, आगे हम इसमें पढ़ेंगे ब्राह्मी लिपि। देखिए, अब ब्राह्मी लिपि यह पूर्णतः भारतीय लिपि है। कैसी लिपि है ये, भारतीय लिपि है। इसके प्राचीनतम लेख 350 ईस्वी पूर्व से माने जाते हैं। सबसे प्राचीन लेख किसमें है, एरण से प्राप्त सिक्का है। कौन सा है, ये ध्यान रखना है आपको कि एरण से प्राप्त जो सिक्का है वो सबसे प्राचीन इसका लेख है, जो 350 ईस्वी पूर्व का है, यानी 350 ईस्वी पूर्व का है। इसके पश्चात अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख भी हैं। इनका समय 250 ईसा पूर्व है। कितना है, 250 ईसा पूर्व बताया गया है। ये कालसी, दिल्ली, जौगढ़, गिरनार, सिद्धापुर से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद ईसा पूर्व ब्राह्मी लिपि में ये अभिलेख मिले हैं। वो कौन कौन से अभिलेख हैं, देखिए, जो ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। गुसुंडी, कौन सा है, कसुंडी, दशरथ, भरहुत, मथुरा, हाथी गुम्फा। कौन कौन से हैं, हाथी गुम्फा, दशरथ, घसुंडी और कौन सा है, भरहुत। आगे देखिए, नान घाट, और कौन सा है, नान घाट। ईसा के पश्चात 350 ईस्वी तक ब्राह्मी लिपि में विशेष उल्लेखनीय अभिलेख ही हैं। अब देखिए, ईसा के पश्चात जो 350 ईस्वी तक जो ब्राह्मी लिपि में मिले विशेष रूप से अभिलेख, वो कौन से हैं, मगुरा, कुषाण, रुद्रदामन, और कौन सा है, सातकर्णी, नासिक, पुलुमाया, जग्गेपेट। कौन सा है, जग्गेपेट। ये कब मिले हैं, ईसा के पश्चात। अब प्रोफेसर ब्यूलर क्या कहते हैं, प्रोफेसर ब्यूलर ने विशेष अध्ययन के बाद प्रस्तुत किया है कि ब्राह्मी लिपि में कितने अक्षर बताए उन्होंने, ब्राह्मी लिपि में बताए हैं उन्होंने 41 अक्षर। कितने, 41, जिसमें से उन्होंने 9 तो क्या बताए हैं, स्वर बताए हैं, और 32 उन्होंने क्या बताए हैं, व्यंजन बताए हैं। अब किसके अनुसार है, ये आपको नाम रखना है, प्रोफेसर ब्यूलर। ठीक है, ब्यूलर के अनुसार। अब आगे हम इसमें देखेंगे, आगे देखिए, ब्राह्मी जो लिपि है, अब ब्राह्मी का नामकरण हम देख लेते हैं। इसके नाम के लिए 3 व्युत्पत्तियां बताई गई। कितनी बताई गई, 3 जो बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली देखिए, इसमें ब्रह्मा या ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है। ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, ब्रह्म की रक्षा के लिए इसे बनाया गया। ये ब्रह्म या ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्म या ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है। दूसरा है ब्रह्म यानी वेद या ज्ञान की रक्षा के लिए इसे बनाया गया। दूसरा इसके नामकरण का ये हो गया। और तीसरा है ब्राह्मणों ने इसे बनाया या प्रयुक्त किया। अब इसकी व्युत्पत्ति के 3 जो बताए गए हैं कि 3 कैसे इसके व्युत्पत्ति, नामकरण के जो 3 बताए गए हैं व्युत्पत्तियाँ, वो क्या है। पहला है ब्रह्म या ब्रह्मा से उत्पन्न, दूसरा है ब्रह्म की रक्षा के लिए, और तीसरा है ब्राह्मणों ने इसे बनाया। अब आगे देखिए, आगे है ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति। किसकी, ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, ये देखिए। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। पाश्चात्य जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी उत्पत्ति कहाँ से बताई है, फोनिशी लिपि, सामी लिपि या चीनी लिपि से इसकी उत्पत्ति बताई है। किसने बताई है, पाश्चात्य विद्वानों ने। भारतीय विद्वानों ने इसकी भारतीय उत्पत्ति मानी है। वो मानते हैं कि यह भारत में उत्पत्ति हुई है इसकी, भारत में। विचार करने से ज्ञात होता है कि पाश्चात्य विद्वानों के मत अत्यंत अपुष्ट आधारों पर हैं, कुछ केवल मनोरंजन कल्पना मात्र रह गए हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के विषय में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग सिद्धांतों को इसके लिए बताया गया।
इन सिद्धांतों के दो प्रमुख धाराओं में विभक्त किया गया। किनको? इन सिद्धांतों को। ठीक है, किसके लिए? जो इसकी उत्पत्ति के विषय में जो अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए, उनमें से इसको दो मुख्य धाराओं में फिर विभक्त किया गया। कौन से? एक तो पहला बताया विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, तो दूसरा बताया बृहद भारत की स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। दो उसमें बताए गए, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत और बृहद भारत की स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, दो बताए गए हैं। अब देखिए, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानने वाले पुनः दो भागों में एवं तीन भागों में विभक्त किया गया। किसे? जो विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को मानते हैं उन्हें फिर वापस से विभक्त किया गया। आगे देखिए, किसमें? पहले पाश्चात्य स्रोत देखिए इसके। कई पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि भारतवासियों ने अक्षर लिखना विदेशियों से सीखा। ब्राह्मी लिपि भी उसी प्रकार प्राचीन फिनीशियन लिपि से व्युत्पन्न हुई। ये कौन मानते हैं? ये पाश्चात्य स्रोतों से हमें पता चलता है। जिस प्रकार अरबी, यूनानी, रोमन आदि लिपियां हैं, ठीक है, पर कई देशी विद्वानों ने सप्रमाण यह सिद्ध किया है कि ब्राह्मी लिपि का विकास भारत में स्वतंत्र रीति से हुआ है। ब्राह्मी की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक में दो मत हैं। कितने हैं? दो मत हैं। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक में दो हैं। कौन कौन से? यूनानी लिपि से और सेमेटिक लिपि से। सेमेटिक लिपि से जिसने वेबर, कौन सा? वेबर और ब्यूलर, जेम्स प्रिंसेस, दो बताए हैं, यूनानी लिपि से और सेमेटिक लिपि से। आगे देखिए, यूनानी मूल से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति जो बताई गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस सिद्धांत के पोषक अल्फ्रेड म्यूलर। कौन है इसके? अल्फ्रेड म्यूलर, ये आपको ध्यान रखना है। इस मत के समर्थक है विल्सन, प्रिंसेप, अल्फ्रेड म्यूलर और सेनार्ट आदि। इनका क्या मत था कि सिकंदर के आक्रमण के समय से यूनानियों से संपर्क हुआ। किसके समय? जब सिकंदर आक्रमण करने आया था उस समय यूनानियों से संपर्क हुआ और उनसे यह लिपि सीखी थी। इस विषय में उल्लेखनीय है कि सिकंदर का आक्रमण 327 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब माना गया है? 327 ईस्वी पूर्व माना गया है। किसका? सिकंदर का आक्रमण। इससे पूर्व भारत में लेखन कला का प्रचार था। किसका था? लेखन कला का प्रचार था। अब आगे देखिए इसमें, अब ब्लूलर और डिरिंजर का भी यह मत है, सिकंदर से पूर्व भारत में भारतीय लिपि प्रचलित थी, अतः इसके बाद लिपि का प्रारंभ मानना असंगत है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सिकंदर जब आक्रमण करने के लिए आया था तो उससे पहले ही भारत में जो ये भारतीय लिपि थी क्या थी? प्रचलित थी। आगे देखिए, अब यूनानी लिपि के दो स्रोत इन्होंने बताए। कौन से? ब्राह्मी लिपि यूनानी फाइकिशियनों के माध्यम से भारत आई और सम्राट सिकंदर के द्वारा भारत आई। अब यूनानी लिपि के ये दो स्रोत मान रहे हैं। पहला है ब्राह्मी लिपि की सेमेटिक उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया है। विलियम जोन्स इस सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तुतकर्ता हैं। किसके? इस सिद्धांत के, ब्राह्मी लिपि की सेमेटिक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसके प्रमुख प्रस्तुतकर्ता कौन है? विलियम जोन्स। ये आपको याद रखना है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति सेमेटिक भाषाओं में हुई है। इस मत के समर्थक ब्यूलर, विलियम जोन्स, वेबर, टेलर आदि हैं। इस मत का, किसका? विलियम जोन्स का जो मत था उसके समर्थक करने वाले ये हैं। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। देखिए, डॉक्टर डेविड ड्रिंजर ने भी द अल्फ़ाबेट पुस्तक में ब्यूलर का समर्थन किया है। ठीक, ड्रिंजर ने अपने समर्थन में 4 तर्क दिए हैं। अब हम उन तर्कों के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने इसके बारे में कौन कौन से 4 तर्क जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं। देखिए, पहला है सामी और ब्राह्मी लिपियों में साम्य है। सामी और जो ब्राह्मी लिपि थी वो साम्य है, समान है। सिंधु घाटी लिपि चित्रात्मक लिपि है। कौन सी? जो सिंधु घाटी लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि है, उससे वर्णात्मक लिपि नहीं निकल सकती है। ब्राह्मी लिपि पहले दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि पहले दाएं से बाएं लिखी जाती थी।
भारत में क्या लिखा है कि भारत में 5वीं शती ईसी पूर्व से पहले के लेख नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसे भी 3 भागों में विभक्त किया गया। कितने में? 3 में। फिनिशियन मूल, दक्षिण सेमेटिक मूल और उत्तर सेमेटिक मूल। ठीक है, अब ये किस में है? डिरिंजर ने इसमें समर्थन में अपने 4 तर्क दिए थे, ये उनके चारों तर्क हो गए हैं। इसके भी 3 भागों में विभक्त कर दिया गया। क्या? फिनिशियन, दक्षिण सेमेटिक और उत्तर सेमेटिक मूल। चलिए अब आगे इसमें देखते हैं। और आगे है ब्राह्मी उत्पत्ति। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मी उत्पत्ति यूनानी लिपि से और सेमेटिक लिपि से। अब यूनानी लिपि के कौन कौन समर्थक थे? मैक्स मूलर, सेनार्ड और जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अब देखिए, अब इनमें और जो सेमेटिक लिपि के हैं, ये तो मैंने आपको यूनानी लिपि के बताए। दूसरा है सेमेटिक लिपि के, वो कौन है? वो उसमें क्या है? उत्तरी सेमेटिक, दक्षिणी सेमेटिक और फिनिशियन यानी पेणी। अब इसमें दे रखा है ब्यूलर, डेविड, ड्रिंजर, ये किसके हैं? उत्तरी सेमेटिक। टेलर, डीके और कैनन, ये किसके हैं? दक्षिणी सेमेटिक के। फिनिशियन पेणी किसके हैं? वो है वेबर, बेनफे, जॉनसन और बर्नेल। ठीक है, ये तीनों हो गए सेमेटिक लिपि के। अब आगे देखिए, इसमें डॉक्टर ब्यूलर के मत में फिनिशियन लिपि के 22 अक्षरों से ब्राह्मी लिपि के 22 अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। ये कौन मानता है? ये मानते हैं डॉक्टर ब्यूलर। क्या कहते हैं कि जो फिनिशियन लिपि है उसके जो 22 अक्षर हैं, ठीक है, उन्हीं 22 अक्षरों से ब्राह्मी लिपि के 22 अक्षरों की उत्पत्ति हुई है। अब ब्यूलर ब्राह्मी लिपि को पिटक शीर्ष लिपि मानते हैं। क्या मानते हैं? ब्राह्मी लिपि को पिटक शीर्ष लिपि मानते हैं। कौन मानते हैं? ब्यूलर। आगे देखें, लैंगम ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति हड़प्पा लिपि से मानते हैं। ये अलग अलग मत हैं इनके। ठीक है, अब भारतीय स्रोत देखिए। इससे पहले हम पाश्चात्य स्रोत देख रहे थे, अब भारतीय स्रोत देखिए। ब्राह्मी लिपि के उद्भव में स्वदेशी, अपने ही देश के सिद्धांत को भी 2 भागों में विभक्त किया गया। किसमें? भारतीय स्रोत जो है उसके अंदर। पहला क्या आया? एक तो इन्होंने कहा दक्षिणी मूल, दूसरा इन्होंने बोला आर्य मूल। अभी तक जो माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि का विकास 4वीं से 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्यों ने किया था। किसने किया था? ये क्या मानते हैं कि मौर्यों ने किया था। कब किया था? 4वीं से 3री सदी ईसा पूर्व। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण से ताज़ा उत्खनन से क्या पता चला कि तमिलनाडु और श्रीलंका में यह 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही विद्यमान थी। ठीक है, भारतीय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण है उनसे क्या पता चला था कि तमिलनाडु और श्रीलंका में ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में ही विद्यमान थी। कहाँ पर? तमिलनाडु और श्रीलंका, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग जो है वो कहाँ किया गया? इंडो यूरोपियाई, चीनी तिब्बती, मंगोलियाई, द्रविडियन, ऑस्ट्रो एशियाई आदि देशों में होता है। कहाँ का? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। अब देखिए, ब्राह्मी की उत्पत्ति ये किसके हिसाब से? भारतीय स्रोत के हिसाब से। और हमने ब्राह्मी की उत्पत्ति पहले वाली जो पढ़ी है वो हमने पढ़ी है पाश्चात्य के हिसाब से। ठीक है, पाश्चात्य स्रोत के हिसाब से। अब देखिए, इसमें यहाँ पर ब्राह्मी उत्पत्ति दक्षिणी मूल और आर्य मूल 2 बताए गए हैं। कौन कौन से? दक्षिणी मूल और आर्य मूल, जो अभी हमने देखा कि 2 भागों में इसको विभक्त किया गया भारतीय स्रोत के हिसाब से। अब दक्षिणी मूल के जो हैं वो कौन कौन है? दक्षिणी मूल के द्रविड़ स्रोत के लेसन, एडवर्ड थॉमसन और दक्षिण भारतीय द्रविड़ भाषा से। ठीक है, अब आर्य मूल विदेशी वैदिक स्रोत है। कनिंघम, डॉडसन, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा और डॉक्टर राजवल्ली पांडे, ये किसके हैं? ये मानते हैं आर्य मूल के, और ये हो गए हमारे दक्षिणी मूल के। अब ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, ठीक है, किसकी? ब्राह्मी लिपि की जो उत्पत्ति है वो लैडगम यानी हड़प्पा लिपि से मानते हैं। ठीक है, लैडगम कहाँ से मानते हैं? हड़प्पा से। डॉक्टर ब्यूलर ब्राह्मी लिपि को पिटक शीर्षक लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? पिटक शीर्षक लिपि।
इन दोनों का आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति लैडगम जो है वो क्या मानते हैं, हड़प्पा लिपि से मानते हैं, और डॉक्टर ब्यूलर जो है वो पिटक शीर्षक लिपि इसे कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे और देखते हैं। चीनी लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति, क्या देख रहे हैं हम, चीनी लिपि से ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति जो बताई गई है उसको पढ़ेंगे अब हम। फ्रेंच विद्वान कुपेरी ने चीनी से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानी है। किससे, चीनी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानी, किसने माना है, फ्रेंच विद्वान कौन है, कुपेरी। चीनी और ब्राह्मी पूर्णतः भिन्न है। चीनी चित्रलिपि है और ब्राह्मी ध्वनि लिपि है। चीनी क्या है, चित्रलिपि, और ब्राह्मी क्या है, ध्वनि लिपि। दोनों के वर्णों और ध्वनियों में कोई साम्य नहीं है। यह मत केवल मनोरंजन के लिए उद्धृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कोई मत नहीं हुआ, ये किस लिए हुआ, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए हुआ। ठीक है, आगे देखिए, समीक्षा है अब इसकी कि सामी और ब्राह्मी लिपि का साम्य नाम मात्र को है, जो समता है वह भी क्लिष्ट कल्पना है। सामी दाएं से बाएं लिखी जाती है, ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती है। दोनों देख लीजिए, सामी कैसे लिखी जाएगी, दाएं से बाएं, और ब्राह्मी कैसे लिखी जाएगी, बाएं से दाएं। सामी के संकेत अपूर्ण और अपर्याप्त हैं। सामी में केवल 22 वर्ण हैं। किसमें, सामी में केवल कितने वर्ण हैं, 22 वर्ण हैं। ब्राह्मी में 41। ठीक है, कितना माना गया है, सामी में माने गए हैं 22 वर्ण और ब्राह्मी में माने गए हैं 41। सामी में स्वर और व्यंजनों का कोई क्रम नहीं है। किसमें, सामी जो है उसमें स्वर और व्यंजनों का कोई भी मेल नहीं है। ब्राह्मी में स्वर और व्यंजन दोनों अलग अलग बताए गए हैं, और आदि से अंत तक स्वर और व्यंजनों की खिचड़ी है। ठीक है, कोई कहाँ व्यंजन है कहाँ स्वर है कुछ नहीं पता, सब मिक्स हुआ पड़ा है, इसलिए इसका कोई क्रम नहीं है। स्वरों में भी मूल स्वर, बाद में संयुक्त स्वर। ठीक है, स्वरों में यानी जो ब्राह्मी हमारी जो है उसके अंदर पहले मूल स्वर बताए गए हैं, उसके बाद संयुक्त जो स्वर हैं उनका भी बताया गया है। व्यंजन भी स्थान और प्रयत्न के अनुसार क्रमबद्ध है। व्यंजन भी जो बताए गए हैं वो उनका भी एक स्थान निश्चित है, प्रयत्न जो बताए गए हैं उनका भी एक स्थान निश्चित है और वो क्रमबद्ध है। अब आगे हम देखेंगे कि प्रारंभ में दिखाया जा चुका है कि चित्रात्मक और भावात्मक लिपि, कौन सी, चित्रात्मक और भावात्मक लिपि से ही ध्वनि लिपि का विकास है। ये मैं आपको पहले के वीडियो में जब मैंने लिपि का सामान्य परिचय आपको जब मैंने पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने ये आपको बताया था। चित्रात्मक और भावात्मक लिपि से ही ध्वनि लिपि का विकास है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो की लिपि से ब्राह्मी का विकास भारतीय रूप से पूर्ण संभव है। ये इसका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट था। अब देखिए तीसरे में क्या कह रहे हैं कि आज तक ब्राह्मी के 3 अभिलेखों में ही कुछ अंश दाएं से बाएं लिखे मिलते हैं। इसका कारण ज्ञात होता है कि इन पर खरोष्टी का कुछ प्रभाव था। किसका, खरोष्टी लिपि का कुछ प्रभाव था, इसलिए ये कुछ इसके जो अंश हैं वो दाएं से बाएं माने जाते हैं। अशोक आदि के सारे अभिलेख बाएं से दाएं, कहाँ से, बाएं से दाएं लिखे जगह हुए हैं। इनकी संख्या बहुत बड़ी बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं अब हम इसमें। सिंधु घाटी के अभिलेख 500 ईस्वी पूर्व से पहले के हैं। अन्य अभिलेख भावी खुदाइयों द्वारा आदि पर निर्भर है। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर बताइए, ये हमने पढ़ा यहाँ पर, इसकी समीक्षा करी है। क्या करी है हमने, इसकी समीक्षा, किसकी, चीनी लिपि से जो ब्राह्मी की उत्पत्ति बताई गई है। ठीक है, चीनी लिपि से जो ब्राह्मी की उत्पत्ति बताई गई है उसकी यहाँ पर हमने समीक्षा करी और समीक्षा के हमने इसके 4 पॉइंट पढ़े हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है ब्राह्मी लिपि की भारतीयता के कारण क्या है। जो ब्राह्मी लिपि है वो भारत में की उत्पत्ति में बताई गई है, तो उसकी भारतीयता के क्या कारण है ये अब हम देखेंगे। कि विश्व की किसी भाषा में स्वरों और व्यंजनों का इस प्रकार का क्रम नहीं है। ठीक है, जो हमारी भारतीय मूल है, भारतीय जो भाषा है, जो हमारी व्याकरण है, उसके अंदर जो ये स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं, जिस प्रकार का ये जो क्रम है, ठीक है, इस प्रकार का क्रम किसी और भी भाषा में नहीं बताया गया है।
इसमें केवल भारतीय ध्वनियों का ही समावेश है। संयुक्त वर्णों को स्पष्ट रूप में सूचित करना ब्राह्मी की विशेषता है। जो संयुक्त वर्ण हैं उनको स्पष्ट रूप में सूचित करना ये ब्राह्मी की विशेषता है। स्वर की मात्राओं को व्यंजन के साथ जोड़ने की विशेषता केवल ब्राह्मी में ही है कि स्वर की मात्राओं को व्यंजन के साथ जोड़ना, ये हमारा व्यंजन है। ठीक है, अब इसमें स्वर की मात्रा क्या, स्वर की मात्रा है आ, तो हमने क्या जोड़ दिया, ये हमने इसमें व्यंजन में स्वर जोड़ दिया। ठीक है, तो स्वर की जो मात्रा है यानी जो आ की जो मात्रा है वो हमने किस में जोड़ दी, व्यंजन के साथ जोड़ दी। तो ये भी ब्राह्मी लिपि की एक विशेषता है। स्वर और व्यंजन के इतने पूर्ण संकेत अन्य किसी भाषा में नहीं है। जो इनके संकेत बताए गए हैं वो किसी और भाषा में उपलब्ध नहीं होते हैं। आगे देखिए, कोई भारतीय परंपरा इस लिपि को बाहरी नहीं मानती। जितनी भी भारतीय परंपराएं हैं हमारी, ठीक है, विदेशी परंपरा है, भारतीय परंपरा होती है, तो जो भारतीय परंपरा वाले जो विद्वान हैं, लोग हैं, वो क्या कहते हैं, इस लिपि को बाहर का नहीं मानते हैं। अंक प्रणाली और दशमलव की पद्धति भारतीयों की वैज्ञानिकता के प्रतीक हैं। किसकी? अंक प्रणाली और दशमलव की पद्धति ये भारतीयों की वैज्ञानिकता के प्रतीक हैं। जो ऋषि अंक प्रणाली का आविष्कार कर सकते हैं वे वर्ण लिपि का आविष्कार भी कर सकते हैं। ब्राह्मी में वर्णों की जो गोल रचना या वृत्तात्मकता है वह अन्य किसी लिपि में नहीं है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, इसमें आगे है ब्राह्मी से भारतीय लिपियों का विकास कैसे हुआ, ये हम अब पढ़ेंगे। ईसा पूर्व 350 से लेके ईसा पूर्व 350 ईस्वी तक, ठीक है, 350 ईसा पूर्व से लेके 350 ईस्वी तक प्रयुक्त लिपि का नाम ब्राह्मी रहा। जो लिपि प्रयुक्त होती थी उसका नाम क्या था? ब्राह्मी था। क्या था? ब्राह्मी था। आगे देखिए, इसके पश्चात ब्राह्मी लिपि के लिखने के दो प्रकार मिलते हैं। कितने प्रकार मिलते हैं? दो प्रकार मिलते हैं, जिनके आधार पर ब्राह्मी को दो श्रेणियों में मानी जाती है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि के लिखने के दो प्रकार मिलते हैं, जिनके आधार पर ब्राह्मी की दो श्रेणियां मानी जाती हैं। कौन कौन सी दो श्रेणियां मानी जाती हैं? उत्तरी और दक्षिणी। कौन सी दो श्रेणियां मानी जाती हैं? उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी शैली का प्रचार विंध्य पर्वत के उत्तर में रहा और दक्षिणी का प्रचार उसके दक्षिण में। दोनों का देख लीजिए आप, क्या बताया कि जो उत्तरी शैली है उसका प्रचार कहाँ से बताया है? विंध्य पर्वत से के उत्तर में, और दक्षिण का प्रचार उसके दक्षिण में। इस प्रकार उत्तरी भारत की लिपियों का विकास ब्राह्मी की उत्तरी शैली से हुआ। किसका? भारत की जो लिपियों का जो विकास हम मानेंगे वो कहाँ से इन्होंने बताया कि ब्राह्मी की उत्तर शैली से, जो अभी हमने देखा उत्तर शैली से हुआ। और दक्षिण भारत की लिपियों का विकास कहाँ से हुआ? दक्षिण शैली से हुआ। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपियाँ। ठीक है, पहले देखिए, उत्तरी शैली से 5 लिपियों का विकास इसमें बताया गया है। किससे? अब ध्यान से देखिएगा, ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 2 बताई हैं, एक तो ब्राह्मी की दक्षिणी शैली और एक ब्राह्मी की उत्तरी शैली। तो ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित लिपियाँ कौन कौन सी थी? उनमें 5 बताई गई हैं लिपियाँ। कौन सी है? पहला है गुप्त लिपि, ये आपको याद रखनी है। क्या नाम है इसका? गुप्त लिपि। गुप्त वंशी राजाओं के अभिलेख इसी लिपि में है। कौन से? गुप्त वंशी जो राजा थे उनके जो अभिलेख हैं वो इस लिपि में है, अतः इसे गुप्त लिपि कहा जाता है। क्यों गुप्त लिपि कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुप्त वंशी राजाओं के अभिलेख इसी लिपि में मिलते हैं। इसका प्रचार 4वीं से 5वीं शती ईस्वी में रहा। कब बताया है इसका समय? 4वीं से 5वीं शती। इस लिपि के मुख्य अभिलेख कौन कौन से हैं वो देखिए। प्रयाग प्रशस्ति, बिलसत और इंदौर, 3 बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रयाग प्रशस्ति, बिलसत और इंदौर। ठीक है, ये किसके बताए गए हैं? ये बताए गए हैं गुप्त लिपि के। और कहाँ से? किस
गुप्तवंशी राजाओं के अभिलेख इसी लिपि में, ये हमको ध्यान रखना है किस लिपि में है, ब्राह्मी की उत्तर शैली में। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें आगे है इसमें कुटिल लिपि। कौन सी है? कुटिल लिपि। कुटिल लिपि में देखिए अब क्या दिया हुआ है। यह लिपि गुप्त लिपि से विकसित हुई है। पहला हमने पढ़ा था गुप्त लिपि, और जो ये कुटिल लिपि है कहाँ से विकसित हुई है? गुप्त लिपि से। इसमें स्वरों की मात्राओं को आकृति कुटिल अर्थात टेढ़ी है। ठीक है, स्वरों की मात्राओं की जो आकृति है वो कुटिल यानी टेढ़ी है। इसे कुटिल लिपि कहा गया। किस लिए अब कुटिल लिपि कहा गया? क्योंकि इसमें जो स्वरों की जो मात्राएं हैं उनकी जो आकृति दी हुई है वो टेढ़ी दी हुई है। इससे हो नागरी शारदा लिपियों का विकास हुआ। अब देखिए कौन कौन सी हुई इससे? नागरी और शारदा। किससे? कुटिल लिपि से, नागरी और शारदा। आगे देखेंगे अब हम। आगे है प्राचीन नागरी लिपि। कौन सी आ गई? प्राचीन नागरी लिपि। यह मूलतः उत्तरी लिपि है। कौन सी लिपि दी गई है? उत्तरी लिपि। परंतु इसके प्राचीन अभिलेख जो है वो 8वीं शती से प्रारंभ होकर 16वीं शती के अंतिम भाग तक दक्षिण में मिलते हैं। कहाँ से? 8वीं शती ईस्वी से प्रारंभ होकर कहाँ तक मिलते हैं? 16वीं शती के अंतिम भाग तक दक्षिण में मिलते हैं। फिर आ जाता है नागरी लिपि को ही देवनागरी भी लिपि भी कहते हैं। किसको? नागरी लिपि को। नागरी लिपि को देवनागरी लिपि भी कहते हैं। प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बंगला लिपि का विकास हुआ। किसका हुआ? बंगला लिपि का विकास हुआ। पश्चिम शाखा से राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्री और महाजनी आदि लिपियां विकसित हुई। दक्षिण में इसको नंदी नागरी कहते हैं। क्या कहते हैं दक्षिण में इसको? दक्षिण में इसको कहते हैं नंदी नागरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सी है? शारदा। कौन सी लिपि आ गई? शारदा लिपि। इस लिपि का प्रचार पश्चिमोत्तर भारत के कश्मीर और पंजाब में हुआ। कहाँ बताया गया है? कश्मीर और पंजाब में बताया गया है। 8वीं शताब्दी ईस्वी तक वहाँ कुटिल लिपि थी। कौन सी लिपि थी? 8वीं शताब्दी ईस्वी तक कौन सी? कुटिल लिपि थी। इसी से शारदा लिपि निकली। पहले कुटिल थी और उसके बाद वहाँ से कौन सी निकली? शारदा लिपि। शारदा का सबसे प्राचीन लेख जो है वो 10वीं शती ईस्वी माना जाता है। कौन सा? 10वीं शती ईस्वी माना जाता है। वर्तमान समय की कश्मीरी, टाकरी, गुरुमुखी, डोगरी आदि लिपियाँ इसी से निकली हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है बंगला लिपि। इसकी उत्पत्ति प्राचीन नागरी से 10वीं शती ईस्वी के लगभग हुई है। इससे नेपाली, वर्तमान बंगला, मैथिली, उड़िया लिपियाँ निकली हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम इसमें ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से, पहला था ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित लिपियाँ जिसमें हमने 5 पढ़ी हैं। अब है ब्राह्मी की दक्षिण शैली से विकसित लिपियाँ। अब देखिए कौन कौन सी हैं। ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से 6 लिपियाँ विकसित हुई जिसमें पहला है पश्चिमी लिपि। इसके लेख 5वीं शती ईस्वी से 9वीं शती ईस्वी तक मिलते हैं। इसके लेख कहाँ से मिलते हैं? 5वीं शती ईस्वी से 9वीं शती ईस्वी तक इसके लेख मिलते हैं। यह लिपि गुजरात, काठियावाड़, नासिक, खानदेश, हैदराबाद, कोंकण, मैसूर आदि के लेखों में मिलती है। ठीक है, यह लिपि कहाँ कहाँ मिलती है? गुजरात, काठियावाड़, नासिक, खानदेश, हैदराबाद और कोंकण और मैसूर। 5वीं शती ईस्वी के लगभग इसका प्रवेश राजपूताना और मध्य भारत में भी पाया जाता है। 5वीं शती ईस्वी के लगभग इसका प्रवेश राजपूताना और मध्य भारत में भी पाया जाता है। पश्चिमी प्रदेशों में मिलने के कारण इसको पश्चिमी लिपि कहते हैं। क्या कहेंगे? पश्चिमी प्रदेशों में मिलने के कारण इसको पश्चिमी लिपि कहते हैं। अब देखिए इसमें कौन सी आती है? अब आती है मध्य प्रदेशी लिपि।
कौन सी आएगी? मध्य प्रदेशी लिपि। देखिए यह लिपि मध्य प्रदेश, हैदराबाद के उत्तरी भाग और बुंदेलखंड में 5वीं और 8वीं शती ईस्वी तक मिलती है। ठीक है, इस लिपि में के अक्षरों के सिर चौखुटे और संदूक की आकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? चौखुटे। अक्षरों के सिर चौखुटे और संदूक की आकृति के होते हैं। इनका भीतरी भाग कभी खाली और कभी भरा हुआ है। अक्षरों की आकृति समकोणों वाली है। आगे देखिए, तेलुगु कन्नड़ लिपि। कौन सी है? तेलुगु कन्नड़ लिपि। ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से इस लिपि का विकास हुआ। इससे ही वर्तमान तेलुगु कन्नड़ लिपियाँ निकली। यह लिपि 5वीं शती ईस्वी से 14वीं शती ईस्वी तक बम्बई, ठीक है, अब देखिए वर्तमान महाराष्ट्र प्रांत के दक्षिणी भाग में, आंध्र प्रांत के दक्षिणी भाग में, मद्रास के उत्तरी पूर्वी भाग में तथा मैसूर के कुछ भागों में प्रचलित थी। ठीक है, 5वीं से 14वीं शती ईस्वी तक इसके कई रूप भेद हुए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने कौन सी पढ़ ली है? तेलुगु और कन्नड़ लिपि हमने पढ़ ली है, जो कि ब्राह्मी की दक्षिणी शैली से इस लिपि का विकास हुआ। आगे है ग्रंथ लिपि। इसमें क्या है? यह लिपि मद्रास में प्रचलित रही। कहाँ पर प्रचलित रही है? मद्रास में प्रचलित रही। 7वीं शती ईस्वी से 15वीं शती ईस्वी तक इसके कई रूपांतर हुए। 5वीं शती ईस्वी से और 15वीं शती तक इसके जो रूप है उनमें कई रूपों में अंतर आता रहा। इससे वर्तमान ग्रंथ लिपि निकली है। जो वर्तमान में ग्रंथ लिपि है वो इससे निकली है। आगे देखिए, इससे ही मलयालम तेलुगु लिपियाँ विकसित हुई हैं। इस क्षेत्र में तमिल लिपि का प्रचार रहा था, परंतु वह अपूर्ण थी। अतएव संस्कृत के ग्रंथों को लिखने के लिए इस लिपि का प्रयोग होता था, इसलिए इसका नाम ग्रंथ लिपि पड़ा। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। मैंने आपको 6 बताई थी इसमें। अब इसमें देखिए 5वीं कौन सी है? कलिंग लिपि। कौन सी है इसमें? कलिंग लिपि। कलिंग लिपि में देखिए क्या दिया हुआ है कि कलिंग के आसपास 7वीं से 11वीं शती ईस्वी तक इसका प्रचार रहा। ठीक है, कब से कब तक रहा? 7वीं से 11वीं ईस्वी तक। इसके प्राचीन लेख मध्य प्रदेशी लिपि में है। क्या है? इसके जो प्राचीन लेख हैं वो कहाँ है? मध्य प्रदेशी लिपि में है। और बाद के लेख जो हैं वो नागरी में, तेलुगु में, कन्नड़ में, ग्रंथ लिपि में मिलते हैं। आगे देखेंगे हम तमिल लिपि। यह भी दक्षिणी ब्राह्मी से निकली है। कहाँ से निकली है? दक्षिणी ब्राह्मी से। इससे वर्तमान तमिल लिपि का विकास हुआ है। जो वर्तमान में तमिल लिपि है उसका विकास कहाँ से हुआ है? दक्षिणी ब्राह्मी से। 7वीं सदी ईस्वी से आज तक तमिल ग्रंथ लिपि मिलते हैं। इसके अधिकांश अक्षर ग्रंथ लिपि से मिलते जुलते हैं। इसके जो अधिकांश अक्षर है वो कहाँ से मिलते जुलते हैं? ग्रंथ लिपि से। तमिल का ही घसीट रूप वटलुत्तु लिपि है। ठीक है, वटलुत्तु लिपि है। इसके अक्षर प्राय गोलाई लिए हुए हैं। देखिए घसीट का तमिल रूप, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। यह 7वीं से 14वीं सदी तक मद्रास के पश्चिमी और दक्षिणी भाग में प्रचलित है। चलिए अब आगे देखिए, ये इसके 6 जो हम लिपि के प्रकार थे ये हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे देखेंगे इसमें। अब ये तो हमारा खत्म हुआ ब्राह्मी लिपि जो हमने पूरा पढ़ा। अब आता है खरोष्ठी लिपि। कौन सा आता है? खरोष्ठी लिपि। यह भारतीय लिपि है। कौन सी लिपि है? यह भारतीय लिपि है। इसका प्रचलन कहाँ से हुआ? पश्चिमोत्तर भारत में, तथा इसमें सबसे प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के मिलते हैं। सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो किसके मिलते हैं? सम्राट अशोक के इसमें मिलते हैं। इससे प्राचीन कोई अभिलेख खरोष्ठी में नहीं मिलता है। सबसे प्राचीन अब कौन सा हो गया इसमें? अभी अशोक का हो गया। अशोक के खरोष्ठी अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में प्राप्त हुए हैं। देखिए अशोक के जो खरोष्ठी अभिलेख हैं कौन कौन से हैं? 2 हैं। एक तो बताया गया है शाहबाजगढ़ी और दूसरा बताया गया है मानसेरा। तो जो ये है शाहबाजगढ़ी, ये जिला यूसुफ जई पंजाब में है।
और जो मानसेरा है वो जिला हजारा में है, पंजाब में है, ये भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर ब्यूलर के मतानु के अनुसार खरोष्टी के अभिलेख 350 ईस्वी से 200 ईस्वी तक के मिलते हैं। अशोक के शिलालेखों के अतिरिक्त भारत यूनानी सिक्के, शक और कुषाणों के अभिलेख भी खरोष्टी लिपि में हैं। ये देख लिया हमने क्या क्या है खरोष्टी लिपि में। अब आगे चलते हैं इसमें। आगे देखिए खरोष्टी का नामकरण कैसे हुआ। क्या पढ़ा है हमने इसमें, खरोष्टी का नामकरण कैसे हुआ ये देखेंगे। इसके नामकरण के विषय में बहुत सारे विवाद हैं। अनेक अनुमानित मत प्रस्तुत किए गए, इसमें कोई भी मत पुष्ट प्रमाणों पर आश्रित नहीं है, अतः इन मतों को आनुमानिक मानते हुए विचार किया जाता है। इसमें क्या उल्लेखनीय मत है, देखिए सबसे ज़्यादा जो उल्लेखनीय मत है अब हम उनको देखेंगे। अनुमान तो बहुत सारे लगाए जाते हैं। अब देखिए खरोष्ट नामक व्यक्ति या आचार्य ने इसका आविष्कार किया। पहला मत देखिए कि खरोष्ट नामक व्यक्ति या आचार्य ने इसका आविष्कार किया। इसका समर्थन चीनी विश्वकोश फा युआन चू लिन द्वारा होता है। खरोष्ट यानी गधे के तुल्य ओठ नाम संबंधः वैदिक शुन शेप नाम के तुल्य उपहास मूलक नाम था। ठीक है, खरोष्ट नाम संभवतः क्या कहेंगे, जो खरोष्ट नाम है वो संभवतः क्या बताया गया है कि वैदिक के शुनः शेप नाम के तुल्य उपहास मूलक नाम था। आगे देखिए अब इसका जो समर्थन जो चीनी विश्वकोश है इसको भी ध्यान रखेंगे आप, फायुआन चू लिन। आगे देखिए गधे की खाल पर लिखी जाने से ईरानी में इसको खरपोष्ट कहते थे। उसका अपभ्रंश खरोष्ट है, इससे खरोष्टी बनी। आगे देखिए डॉक्टर राजबली पांडे के मतानुसार इस लिपि के अक्षर खर यानी गधा के ओष्ठ के समान भड़ंगे बेढंगे होते थे, अतः खरोष्टी नाम पड़ा। क्योंकि इसके जो अक्षर थे वो कैसे थे, बेढंगे थे। किसके, गधे के, खर यानी गधे के होस्ट के समान बेढंगे होते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, खरोष्टी नाम पड़ा। और ये किसने मत दिया था अपना, ये दिया था डॉक्टर राजबली पांडे के मत के अनुसार। आगे देखिए इसमें डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिब्रू में लेखवाचक खरोशेत शब्द है। क्या है, खरोशेत शब्द है, उससे खरोष्टी बना। किसके अनुसार, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। क्या था, हिब्रू। क्या था, हिब्रू में लेखवाचक खरोशेत, वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके अनुसार ये नाम इसका पड़ा खरोष्टी। चलिए आगे देखते हैं खरोष्टी की अब उत्पत्ति कैसे, हमने नामकरण पढ़ लिया, अब उत्पत्ति देखेंगे। दो मत हैं इसमें भी। यह आमे एक लिपि से निकली है, ठीक है, आमे एक लिपि से निकली है, यह भारतीय लिपि है। दूसरा मत है, इस विषय में प्रसिद्ध लिपि वेत्ता प्रोफेसर ब्यूलर का मत है कि अधिक प्रमाणिक माना जाता है। किसका मत अधिक प्रमाणिक माना जाता है, प्रोफेसर ब्यूलर का। उन्होंने प्रथम मत के समर्थन के लिए 4 तर्क दिए थे। पहला क्या है, देखिए, खरोष्टी लिपि आर्मे एक लिपि के तुल्य दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती है, जो आर्मे एक लिपि है ना उसके समान ही लिखी जाती है। कैसे, दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्टी के 11 अक्षर बनावट की दृष्टि से आर्मे एक लिपि के अक्षरों से बहुत मिलते हैं। खरोष्टी के जो 11 अक्षर की बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो वो आर्मिक लिपि के अक्षरों से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। दोनों की इन नियमों में भी साम्य है। ये 11 अक्षर क, ज, द, न, ब, य, र, प, च, स, ह आर्मेइक लिपि खरोष्टी से प्राचीन है। अब जो ये आर्मेइक लिपि है ये किससे प्राचीन है, खरोष्टी से भी प्राचीन बताई गई है। तक्षशिला में आर्मेइक लिपि के शिलालेख भी मिलते हैं। यह खरोष्टी का श्री राजनल्ली पांडे का मत है कि यह भारतीय लिपि है। किसका है, राजनल्ली पांडे का मत, यह भारतीय लिपि है। केवल तर्कों पर आने अतः ग्राह्य नहीं हुआ है। इसकी
उत्पत्ति किसी भारतीय भाषा से नहीं हुई है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसमें हमने देखा भी खरोष्टी की उत्पत्ति। अब खरोष्टी की विशेषताएं देखिए क्या है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। कहाँ से लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। बाद में संभवतः ब्राह्मी के प्रभाव से इसका क्या हुआ, बाएं से दाएं भी लिखी जाने लगी। इसमें 37 वर्ण है। कितने वर्ण है इसमें टोटल? खरोष्टी लिपि में 37 वर्ण है, जिसमें से 5 तो स्वर हैं और 32 इसमें व्यंजन बताए गए हैं। स्वर व्यंजन क ख ग घ च छ ज झ ज ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प। ठीक है, आगे देखिए। इसमें फ ब भ म य व र ल श व स ह। इसमें दीर्घ स्वर आ ई उ ए ओ और य व्यंजन नहीं है। ठीक है, आर में एक लिपि में केवल 22 अक्षर थे, उनको 37 बनाना खरोष्ट मुनि या आचार्य का काम है। इसमें देखिए खरोष्टी में ऋस्व और जो दीर्घ मात्राओं का अंतर नहीं है, नहीं बताया गया है। इसमें संयुक्त अक्षरों को लिखने की भी स्पष्ट सुविधा नहीं है। किसमें? खरोष्टी लिपि में। अतः यह भारत में 200 ईस्वी के बाद नहीं चल सकी। आगे देखिए, देवनागरी लिपि हमने कौन सी पढ़ी? खरोष्टी लिपि। और उससे पहले हमने कौन सी पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, कौन सी पढ़ी थी? ब्राह्मी लिपि। फिर हमने पढ़ी है खरोष्टी लिपि। अब हम पढ़ेंगे देवनागरी। चलिए देखिए, वर्तमान देवनागरी लिपि प्राचीन नागरी लिपि के पश्चिमी रूप से विकसित हुई है। जो वर्तमान में जो देवनागरी लिपि है उसको क्या बताया गया है कि जो प्राचीन नागरी लिपि है कि पश्चिमी रूप से विकसित हुई है। नागरी लिपि को नागरी और देवनागरी दोनों नामों से संबोधित किया जाता है। किसको? नागरी लिपि को नागरी और देवनागरी दोनों नामों से संबोधित किया जाता है। दोनों नाम है इसके, नागरी भी है और देवनागरी भी है। नागरी लिपि का समुचित विकास 10वीं शताब्दी ईस्वी से माना जाता है। प्राचीन अभिलेखों की लिखावट के अध्ययन से ज्ञात होता है कि भीमदेव प्रथम और भीमदेव द्वितीय तथा उदयवर्मन के अभिलेखों में प्रयुक्त लिपि वर्तमान हिंदी के बहुत समीप आ गई है। ठीक है, जो प्राचीन अभिलेखों की जो लिखावट है उनका अगर अध्ययन करते हैं तो यह पता चलता है कि जो भीमदेव प्रथम है और भीमदेव द्वितीय और उदयवर्मन है कि अभिलेखों में जो प्रयुक्त लिपि है कि जो बनावट है वो हिंदी के बहुत समीप आ गई है। इसमें स्वरों और व्यंजनों की बनावट, वर्णों के ऊपर शिरोखेरा तथा मात्राओं के चिन्ह बहुत कुछ वर्तमान हिंदी के तुल्य हो गए हैं। इस प्रकार वर्तमान देवनागरी लिपि का प्रारंभ 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक मानना उचित है। कितना बताया गया है इसमें? 1000 से 1200 ईस्वी तक माना उचित है। बाद में आवश्यक संशोधन परिवर्तित होते रहे हैं। 18वीं शती ईस्वी में नागरी लिपि प्राय वर्तमान नागरी के तुल्य पूर्ण विकसित हो गई थी। केवल कुछ मात्राओं में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। इसमें देवनागरी का नामकरण देखेंगे। नागरी या देवनागरी नाम के विषय में पर्याप्त मतभेद है। इस विषय में आज तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस विषय में 2 सुझाव दिए जरूर गए थे, वो अब हम इसमें देखेंगे। यह लिपि नगरों में प्रचलित थी, अतः नागरी नाम पड़ गया। गुजरात के नागर ब्राह्मण द्वारा प्रयुक्त होने से इसका नाम नागरी पड़ा। कुछ सुझाव दिए गए कि ठीक है, इसका नामकरण कैसे हुआ। कुछ का मानना था कि लिपि नगरों में प्रचलित थी इसलिए नागरी पड़ा, और कुछ का मानना था कि गुजरात के नागर ब्राह्मण द्वारा प्रयुक्त होने से इसका नाम नागरी पड़ा। श्री श्याम शास्वरी का कथन है कि देव मूर्तियों के सांकेतिक त्रिकोण का या चक्र आदि चिन्हों को देवनगर कहते थे। ठीक है, श्री श्याम शास्वरी का कथन है कि देव मूर्तियों के सांकेतिक त्रिकोण या चक्र आदि चिन्हों को देवनगर कहते थे।
उसके मध्य में लिखे जाने के कारण इन अक्षरों को देवनागरी कहा गया। ये भी इसका एक सुझाव दिया गया था। देखिए आगे क्या सुझाव दिया गया है, एक और देखिए कि देवनागरी स्थान से उत्पन्न होने के कारण देवनागरी नाम पड़ा। पुष्ट प्रमाणों के अभाव में कोई भी मत प्रमाणित नहीं है, क्योंकि ये जो प्रमाण दिए गए हैं ये पुष्ट प्रमाण यानी कोई अच्छा प्रमाण नहीं है, कोई पुष्टि नहीं करता प्रमाण, इसलिए इनके अभाव में ये जितने भी मत हैं ये प्रमाणित नहीं माने गए हैं। आगे देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि के पूर्व प्रमुख संदर्भ रचना काल 4000 ईसा पूर्व। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है। किसके? ब्राह्मी लिपि के। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहाँ से लिखी जाएगी? बाएं से दाएं लिखी जाती है। भारत में प्राचीन काल की प्रमुख लिपियां ब्राह्मी, खरोष्टी, सिंधु घाटी। कौन सी है भारत में प्राचीन काल की प्रमुख लिपियां? कौन सी बताई गई हैं? ब्राह्मी बताई गई है, खरोष्टी बताई गई है और सिंधु घाटी बताई गई है। चीनी विश्वकोशकार फा वान शुलिन इन 3 लिपियों का उल्लेख करते हैं जिनमें ब्राह्मी लिपि प्रमुख है। 3 का करा उन्होंने, किसने? चीनी विश्वकोशकार ने। ब्राह्मी, कई अलू और तन्स्की। अल बरूनी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा आविष्कृत लिपि ब्राह्मी, इसके लिपि चिन्ह है। अब अल बरूनी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा आविष्कृत लिपि कौन सी? ब्राह्मी। आगे देखिए, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। विद्वानों के अनुसार विदेशी लिपि खरोष्टी। किसके अनुसार? विद्वानों के अनुसार, ध्यान रखिएगा ये, विद्वानों के अनुसार विदेशी लिपि खरोष्टी। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। अलबरूनी के अनुसार ब्रह्मा के द्वारा आविष्कृत लिपि। सैंधव लिपि का ज्ञान कहाँ से? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो उत्खनन के पश्चात हमें प्राप्त हुआ। किसका? सैंधव लिपि का ज्ञान। ब्राह्मी लिपि मौर्य काल तथा श्रीलंका में 600 ईसा पूर्व में भी प्रचलित थी। यह सैंधव लिपि यानी सरस्वती लिपि से भी प्राचीन है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। इसमें ब्राह्मी लिपि में चिन्ह 64 यानी चिन्हों के माध्यम से स्वरों के साथ व्यंजनों का संबंध स्थापित किया गया है। किसमें किया गया है? ब्राह्मी लिपि में किया गया है। कितने चिन्ह बताए गए हैं? 64 चिन्हों के साथ। ब्राह्मी लिपि के स्वरों में ऋस्व दीर्घ प्रयोग दिखाई देते हैं। इसमें अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग का प्रयोग होता था। जैन परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभनाथ की पुत्री बम्पी, उसी को आधार बनाकर ऋषभनाथ ने ब्राह्मी यानी आदिनाथ लिपि को प्रतिपादित किया। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जैन परंपरा के अनुसार अगर हम देखें तो भगवान ऋषभनाथ जी की जो पुत्री बम्पी, उसी को आधार बनाकर ऋषभनाथ ने ब्राह्मी, बम्पी से, ठीक है, बम्पी से ब्राह्मी लिपि को प्रतिपादित किया। ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन में सर्वप्रथम सफलता हासिल की किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। आगे देखिए, ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन में प्रथम प्रयास किया था। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब ब्राह्मी लिपि के उद्वाचन में प्रथम प्रयास किसने किया था? विलफोर्ड ने। अब प्रथम सफलता किसे हासिल हुई थी उद्वाचन में? जेम्स प्रिंसेप को। और उद्वाचन में प्रथम प्रयास किसने किया था? विलफोर्ड ने। ब्राह्मी लिपि का अर्थ उद्घाटन किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। एडवर्ड थॉमस के अनुसार ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक भारतीय हैं। किसके अनुसार? अब ये पूछा सकता है कि ब्राह्मी लिपि के आविष्कारक भारतीय हैं, यह किसने कहा था? किसके अनुसार है ये? तो वो है एडवर्ड थॉमस के अनुसार है। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल में राजकीय आदेश खोदे गए थे तांबे पर। अब ये पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में जो राजकीय आदेश है वो किस पर खोदे गए थे? तांबे पर खोदे गए थे। लेखन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी कौन? दानपात्र। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में जो अक्षर बताए गए हैं 41, इसमें 9 स्वर और 32 इसमें व्यंजन बताए गए हैं। ये आपको याद रखने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए,
इसमें लास्ट अब टॉपिक बचता है हमारी यूनिट 9 में, ठीक है। कौन सा टॉपिक है लास्ट हमारा? वो है अभिलेख का सामान्य परिचय। यूनिट जो हमारी 9 है उसका ये लास्ट टॉपिक है। चलिए इसे पढ़ते हैं पहले। अभिलेख का सामान्य परिचय देखिए, किसी विशेष महत्व तथा प्रयोजन के लेख को अभिलेख कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लेख यानी लिखने को अभिलेख कहा जाता है। यह सामान्य व्यवहारिक लेखों से भिन्न होते हैं। प्रस्तर, धातु या किसी अन्य कठोर या स्थायी पदार्थ पर विज्ञप्ति, प्रचार, स्मृति आदि के लिए उत्कीर्ण लेखों की गणना प्राय अभिलेख के अंतर्गत होती है। कागज, कपड़े, पत्ते आदि कोमल पदार्थों पर मसी यानी स्याही अथवा अन्य किसी रंग से अंकित लेख हस्तलेख के अंतर्गत आते हैं। अब आपको ध्यान रखने हैं कि अभिलेख के अंतर्गत क्या आता है और हस्तलेख के अंतर्गत क्या आता है। कड़े पत्तों यानी ताड़ पत्रादि पर लोह शलाका से खचित लेख अभिलेख या हस्तलेख के बीच में रखे जा सकते हैं, ठीक है। मिट्टी की तख्तियों तथा बर्तनों और दीवारों पर लिखित लेख अभिलेख की सीमा में आते हैं। कौन से आते हैं? जो मिट्टी की तख्तियों पर, बर्तनों पर और दीवारों पर लिखे जाते हैं। सामान्यतः किसी अभिलेख की मुख्य पहचान उसका महत्व और उसके माध्यम का स्थायित्व है। अब देखिए लास्ट में जो हमारा बचा है वो है अभिलेख के प्रकार, जो हम सामान्य पढ़ रहे हैं परिचय। अब देखिए अभिलेख के प्रकार क्या हैं इसमें? व्यापारिक तथा व्यवहारिक अभिलेख। कौन सा है? व्यापारिक और व्यवहारिक अभिलेख। आभिचारिक यानी जो जादू टोने से संबंधित जो अभिलेख होते थे वो हैं इसमें। धार्मिक और कर्मकांडीय हैं। उपदेशात्मक तथा नैतिक अभिलेख हैं। समर्पण तथा चढ़ावा संबंधी हैं। दान संबंधी अभिलेख हैं। प्रशासकीय हैं। प्रशस्ति परक हैं। स्मारक हैं तथा साहित्यिक हैं, ठीक है। ये हैं हमारे अभिलेखों के 10 प्रकार। चलिए छात्रों, आज यहाँ पर हमारी जो यूनिट 9 है वो कंप्लीट होती है। यूनिट 9 है जो वो कंप्लीट हो गई है। अब जल्द ही इसके बाद हम नई यूनिट शुरू करेंगे। तब तक आप इस यूनिट को, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, पहली यूनिट भी हम कर चुके हैं और अभी 9 भी कंप्लीट हो चुकी है। इन दोनों यूनिट को आप अच्छी तरह से समझिए और याद कीजिए और इनके नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर हम आगे के वीडियोस में एक नई यूनिट के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, राधे राधे।